प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 11th का एक नया वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। टॉपिक का नाम है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसके पहले मेरे वेक्टर के सारे कंडीशंस क्लियर हो चुके हैं, जिसमें मैंने वेक्टर से रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी प्रूव कर दिए हैं, उनका कॉन्सेप्ट भी बता दिया है, रिजल्टेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी बताया है। वो सारे कंडीशंस को मैंने क्लियर करने के बाद अभी मैं नया टॉपिक पे जा रहा हूँ, वो है मेरा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे थी, अभी तक हम लोग क्या करते थे कि स्केलर और स्केलर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर हमेशा स्केलर ही आता है। स्केलर और स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा स्केलर ही आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेकंड कंडीशन थी, स्केलर को वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर वेक्टर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब प्रॉब्लम है कि अगर स्केलर को स्केलर के साथ में मल्टीप्लाई करें, सॉरी वेक्टर को वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा। तो कुछ उसमें ऐसा देखा गया, उसमें स्केलर भी आंसर आ सकता है और वेक्टर भी आंसर आ सकता है। स्केलर भी आता है आंसर और वेक्टर भी आता है, तो उसी के बारे में हम आप बात करनी है। ये है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, आपके पास दो वेक्टर है, आपके पास दो वेक्टर हैं। एक ये, इसका नाम हमने ए वेक्टर का नाम दे दिया है, और एक वेक्टर आपके पास ये है, इसको हमने बी वेक्टर का नाम दे रखा है। ये ठीक हो गया। एक वेक्टर आपके पास ये है और एक वेक्टर आपके पास ये, ठीक हो गया। इसके बीच में आपका थीटा का एंगल है, इसके बीच में किसका एंगल है, थीटा का एंगल है। अब इसमें क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट में क्या कहते हैं, ये ए है और ये बी है, इसके बीच में कितने का एंगल है, थीटा का एंगल है। ओके। इसमें यहां से अगर मैं इसको एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये बचेगा आपके पास, यहां पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया। क्या क्या, परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया। अब ओ, ए और बी, यहां पे था मेरे पास बी। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है कि आपके पास जब द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट की कंडीशन देखें, तो थोड़ा सा इंक ओवरफ्लो हो चुके हैं अभी, कोई बात नहीं, इसको हम ठीक करते हैं। इसमें स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट पहले तो इसका रिजल्ट था, पहले इसकी डेफिनेशन थी, द प्रोडक्ट ऑफ इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ स्केलर। दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर स्केलर है तो उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। अभी तक की कंडीशन थी, अगर द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर स्केलर है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ये तो डेफिनेशन थी। अब इसका प्रैक्टिकल अप्रोच क्या था, इसको हम ये कह सकते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच। अगर मैं इसको समझाऊं प्रैक्टिकल अप्रोच में, इसमें क्या कहना चाह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ वन वेक्टर, the product of one vector to the horizontal component of other vector ये क्या हो गया, द प्रोडक्ट ऑफ वन वेक्टर टू द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर। एक वेक्टर का प्रोडक्ट दूसरे वेक्टर के हॉरिजेंटल कंपोनेंट के साथ में जब प्रोडक्ट करते हैं तो दैट इज नोन एज द स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, बाय डेफिनेशन अब इसके पास में क्या है, इसके अगर मैं डेफिनेशन यूज कर रहा हूं तो ये था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा।
क्योंकि ये स्केलर है तो इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, तो तभी क्या बनेगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर टू द मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर टू द मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे भी कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर। देखो बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, बी कॉस थीटा, तो इसलिए यहाँ पे इसका प्रोडक्ट हमने लिया है, ये इसकी कंडीशन थी। अब वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, अब इसका दूसरी कंडीशन क्या आ गई कि वेक्टर प्रोडक्ट जो था उसमें हमारे पास क्या होता है, केवल हम अब y कंपोनेंट, एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन उस वेक्टर अदर वेक्टर के y कंपोनेंट के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो क्या होगा, इन दोनों पे नॉर्मल होगा, तो दैट इज नोन एज द वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक हो गया, पहली कंडीशन तो आपकी ये हो गई। अब इसमें से स्केलर की बात अगर हम करते हैं, हाँ इसमें से देखते हैं, मैंने आपको एक यूनिट वेक्टर बताया था। यूनिट वेक्टर इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका था। यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए कैप इज इक्वल्स टू ऑफ ए वेक्टर अपॉन अ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, अगर मैं इसको बात करूं तो आई कैप, एंड इसी सिमिलर में मैं अगर आई कैप करूं, आई कैप इज इक्वल्स टू ऑफ आई वेक्टर अपॉन द मॉडुलस ऑफ, तो इसको आई कैप में ये भी मैंने लिखवाया था उसमें, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अब अगर मैं जे करूं तो इसको इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और हो गया के वेक्टर इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। दूसरा ये हो गया अलोंग जेड एक्सिस, एक यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, फिर जे यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, ओके। अब इसमें से मैं इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, आई कैप और आई कैप यहाँ पे मैंने किया, तो मैं इसके डेफिनेशन लगाऊंगा, इक्वल्स टू मॉड ऑफ आई कैप इक्वल्स टू कितना हो गया, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो आई कैप इज इक्वल्स टू कितना हो गया, इज इक्वल्स टू 1 इंटू 0, सॉरी कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो इक्वल्स टू कितना हो गया, 1। तो आई कैप इंटू ऑफ आई कैप इक्वल्स टू कितना हो गया, आपके पास 1 बच गया। तो ये अब आपको ध्यान रखना है कि आई कैप और आई कैप की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही आई कैप जे कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू मॉड ऑफ जे कैप और मॉड ऑफ जे कैप कॉस 0 इक्वल्स टू कितना हो गया, फिर ये हो गया जे कैप यानी 1 वेक्टर, ये हो गया 1 इंटू ऑफ 1 और इंटू ऑफ 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 1। तो कितना हो गया, जे कैप इंटू ऑफ जे कैप इक्वल्स टू 1। तो ये यहाँ का भी इसकी कंडीशन आपके पास ही आ गई। फिर है के कैप डॉट के कैप इज इक्वल्स टू भी कितना हो गया, के वेक्टर के कैप मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप और इक्वल्स टू कॉस थीटा कॉस 0। यहाँ पे क्या कर दूं, कॉस 0 कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया कॉस 0। अब कितना हो गया, इक्वल्स टू 1 इंटू 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 1। तो के कैप इंटू ऑफ के कैप इज इक्वल्स टू 1। तो इसकी आंसर कितना आ गया, 1। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर हम किसी वेक्टर को खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एलो यूनिट वेक्टर में, तो उसका आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये इसके लिए यूज हो गया। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी कंडीशन आ गई इसमें से, अगर मैं आई क्रॉस ऑफ जे करता हूँ, आई डॉट ऑफ जे करता हूँ, ये जे वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो गया, मॉड ऑफ जे कॉस 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। 1 इंटू 0 इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। तो आई कैप और आई डॉट जे कैप इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। ठीक है, सिमिलरली सब इसी तरीके से हम लोग करेंगे अगर, तो यहाँ पे कितना गया, सिमिलरली आई कैप इंटू ऑफ के कैप इक्वल्स टू 0 और के कैप इक्वल्स टू जे कैप इंटू ऑफ के कैप इक्वल्स टू भी 0 और उसके बाद इसका रिवर्स भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास अदर कंडीशंस ये आ गई। अब इसके बाद मैं इसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा अभी।
हो सकता है वो इसी वीडियोज में कवर हो करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में तब भी जाएगा। तो अब यहाँ पे कितना हो गया आपके पास नाउ, इसकी जो समरी है, अब इसकी जो समरी हम चलते हैं, इसकी समरी है, हाँ समरी में क्या क्या कंडीशन आ गई। फर्स्ट, I is equals to 1, I dot j dot of j equals to v1 and k dot k equals to v1, k dot k equals to v1 आ गया, ठीक है। फिर आ गया आपके पास I dot j is equals to 0 और फिर I dot k equals to of 0, फिर j dot k equals to 0, और ये कम्यूटेटिव होता है, आगे पीछे भी लिख सकते हैं। j डॉट आई इक्वल्स टू, क्योंकि डायरेक्शन का कोई इशू है नहीं, और इसको हम k डॉट ऑफ आई भी लिख सकते हैं, और इसको हम k डॉट ऑफ j भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन आपके पास 0 आ गई, इसको आप हमेशा याद रखना। ये अभी इसके क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें आपके पास बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। होप दैट ये आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ये आपके पास हो गया आई डॉट जे के कॉन्सेप्ट। ओके, इसके बाद में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपका आ रहा है, ये तो हो गया। इसी में ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर और इक्वल्स टू कॉस 0 डिग्री, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर कॉस 0 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इसके लिए कितना हो गया, इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू होगी 1, इसकी भी वैल्यू होगी 1, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, सॉरी इसकी वैल्यू यूनिट वेक्टर नहीं है, तो ये हो गया मॉड ऑफ ए और इनटू मॉड ऑफ ए, तो ये बचेगा आपके पास दिस इक्वल्स टू, अगर मैं इसको कर दूं तो वेक्टर ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये आपके पास दोनों प्रोडक्ट के केस में आ गया, ठीक हो गया। ये कंडीशन आपके पास इसके लिए आ गई। नेक्स्ट पॉइंट है इसी का नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है ए डॉट ऑफ ए, तो क्लियर हो गया। अगर आपके पास नाउ एस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर और कॉस थीटा है, क्या कॉस थीटा, तो इसको हमने क्या कर दिया, तो दिस इम्प्लाई दैट कॉस थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर अपॉन ऑफ नहीं यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये आपके कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर कभी हमें थीटा निकालना है तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और अपॉन ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर और ये बचेगा मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो यहाँ पे ये चीजें आपके लिए इसके लिए आ गई, ये आ गए, ठीक है, कॉस थीटा की कंडीशन। अब इसमें क्या है, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखिए अगर थीटा की वैल्यू 90 होगी तो क्या करेंगे, अगर थीटा की वैल्यू 90 होगी तो क्या करेंगे, इसी में रख देंगे, तो cos 90 इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और अपॉन ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब इसमें देखिए cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, cos 90 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये हो गया आपके पास 0 इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर, ठीक हो गया। अब क्लास 10th में हमने लीनियर इक्वेशन रियल नंबर पढ़ा था, उसमें ये कंडीशन है कि आपके पास जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है वो कभी 0 नहीं हो सकता, मतलब डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 नहीं हो सकता तो आप क्या बचेगा आपके पास, और दिस इम्प्लाइज दैट, ये आपके पास बन गया दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे मैं करूं कि a डॉट बी इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0, कितना हो गया a डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। अगर दोनों एंगल के बीच, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, a डॉट बी इक्वल्स टू 0। होप दैट ये अंडरस्टूड हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। कभी कभी थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम की वजह से या नेट की कनेक्टिविटी की वजह से मैं वीडियो तो नहीं दे पा रहा हूँ रेगुलर, और प्लस लाइट की प्रॉब्लम की वजह से वो कभी वीडियो एकदम हल्की हो जा रही है, तो उसको कुछ दिनों में रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, और तब तक आप थोड़ा बहुत मैनेज करते हुए चलें। वीडियो अगर पसंद आ रही है, लेक्चर पसंद आ रहा है तो उसको
आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें, नोट बना लें। हाँ, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, इसी का प्रॉपर्टीज ऑफ, इसके जो प्रॉपर्टीज थे, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज, इसमें वो सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं जो आपके मल्टीप्लिकेशन के लिए थी, वही प्रॉपर्टी इसमें भी लगती हैं। अब वो प्रॉपर्टी क्या क्या थी? सबसे पहली प्रॉपर्टी थी हमारे पास कॉम्यूटेटिविटी। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कॉम्यूटेटिविटी। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी जो यूज होती थी वो होती थी कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी, ठीक। ये इसमें क्या था? दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हम आगे पीछे सेम होता है तो उसको कुछ भी लिख सकते थे। तो इसमें ये था इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई इश्यू है ही नहीं। अगर डायरेक्शन का इश्यू होता था तो तब हम इसको नहीं लिख सकते थे, उसमें माइनस के का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बता दूंगा मैं वेक्टर के केस में, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन आती है, अब क्यों ऐसा होता है? अगर हम बाय द वे, अच्छा इसको प्रूव करने की कोशिश करें क्यों ऐसा होता है। इसके लिए हुआ, चलो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहां पे देखो, ए वेक्टर, इसमें डेफिनेशन लगाते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये हो गया, बाय डेफिनेशन हो गया मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अच्छा, अब इसमें दूसरी कंडीशन क्या क्या हो गई? अगर मैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करता हूं तो या मॉडुलस में तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, और ये कितना बचेगा? बी वेक्टर ये बचेगा और इसमें बचेगा कॉस माइनस थीटा, सिर्फ एंगल बदल जाता है, थीटा माइनस में हो जाएगा। जस्ट लाइक दैट, अगर हम इसको ऐसे अगर मैं करता हूं तो इस साइड में ये वेक्टर पहले ऐसे था, इसको मैं इधर लेके आता हूं तो ये थीटा था हमारे पास, ये माइनस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इधर की तरफ थीटा आ जाएगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे घूम गया तो ये कितना हो गया? थीटा। तो यहाँ पे कितना हो गया? माइनस थीटा। जब हम इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो एंटी क्लॉक में चलते हैं तो पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज में चलते हैं तो नेगेटिव होता है। तो इसलिए यहाँ पे कितना हो गया? माइनस थीटा। तो कितना हो गया? ए डॉट एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना हो गया? कॉस थीटा। फिर से कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू वापस क्या हो गया? थीटा हो गया। अब तो कितना हो जाएगा? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब इसमें देखिए बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, फिर से यहाँ पे ए बी ए वेक्टर ऑफ डॉट बी वेक्टर। यहाँ पे देखो दोनों का आंसर सेम है। कैसे? ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी। तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन आपके लिए सेम आ गई है। ये हो गया, ठीक है। इसलिए हम इसको कॉम्यूटेटिविटी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी आती है कंडीशन ऑफ, दूसरा है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। दूसरी प्रॉपर्टी है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, जो मैंने अभी वहां बता रखा था। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी जो मैंने अभी इसमें बताया था, ये वाला। तो इसमें क्या था? कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी में अभी इसमें मैंने कहा था कि इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। इससे पहले उस कॉर्नर पे मैंने क्या किया था? थीटा जब परपेंडिकुलर होगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 0, ठीक है। ये मैं अभी सॉल्व कर रखा हूँ, किया हूँ, तो इसलिए यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी में आपका कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो इसका मतलब कितना हो गया? ए डॉट बी इक्वल टू 0। अच्छा, थर्ड है कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। थर्ड कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, पैरेलल लाइंस के कंडीशन में क्या क्या हो गया आपके पास? कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ये वाली चीजें हैं। इसमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपके पास 0 डिग्री। अब देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू
मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस 0, तो इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर बी। तो ये हो गया ए डॉट बी वेक्टर। जब ए डॉट बी वेक्टर आपके दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है तो उसका मतलब हो गया दोनों कैसा है, स्केलर। अच्छा, अब इसमें अगर हम डायग्राम से इसको समझना चाहें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये से जा रहा है। अब हम कहेंगे 180 डिग्री है, नहीं 180 डिग्री नहीं है, वो एक के साथ में जा रहा है। और इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक वेक्टर ये जा रहा है तो दूसरा वेक्टर ये जा रहा है, ठीक है ना। ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया और उसमें वो भी कितना हो गया, 0 डिग्री का एंगल है, तो ये कंडीशन आपके इसके लिए जनरेट हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, दो स्केलर प्रोडक्ट, उसमें दो कंडीशंस होंगी, तो यहाँ पे ए स्क्वायर का भी। अच्छा, स्केलर इन द वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट नेक्स्ट टॉपिक है, स्केलर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म, इन कंपोनेंट फॉर्म, स्केलर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म में स्केलर प्रोडक्ट कितना होगा, ठीक है। इसमें फिर से थोड़ा सा हमें लाइट, ये मेरे ख्याल से लाइट हो जा रहा है ये। स्केलर प्रोडक्ट इन स्केलर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। इन कंपोनेंट फॉर्म, ये हो गया स्केलर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। इसमें देखिए, इसका मतलब क्या कह रहे हैं, एक वेक्टर आपका ए वेक्टर है, ये हो गया ए एक्स आई एंड प्लस ऑफ ए वाई जे एंड प्लस ऑफ ए जेड के। ये दो वेक्टर आपके पास एक्स और वाई एक्सेस कर रहा हूँ। और दूसरा वेक्टर कहना चाह रहा है बी वेक्टर इक्वल्स टू, ये हो गया बी एक्स आई एंड प्लस ऑफ बी वाई जे एंड प्लस ऑफ बी जेड के। जेड का मतलब हो गया अलोंग द जेड एक्सेस, ठीक है। और एक्स का मतलब हो गया अलोंग द एक्स एक्सेस, और उसमें हो गया वाई अलोंग द वाई एक्सेस। इसमें अगर मैं ए डॉट बी कर दूं, अब यहाँ पर मुझे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया, ए एक्स आई एंड प्लस ऑफ ए वाई जे एंड प्लस ऑफ ए जेड के, ये हो गया। फिर इनटू डॉट, फिर यहाँ पर बी एक्स आई एंड प्लस ऑफ बी वाई जे एंड प्लस ऑफ बी जेड के, ये हो गया। ये दो कंडीशन हो गई। अब इसमें क्या करेंगे, एज यूजुअल जैसे हम लोग अलजेब्रा में ब्रैकेट को ओपन करते थे वही ब्रैकेट इसमें भी करेंगे। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको ओपन किया तो कितना हो गया, ए एक्स इंटू बी एक्स, एक्स कंपोनेंट आई डॉट आई। देखो आई डॉट आई इक्वल्स टू, अभी करवा रखा था से अभी इसी वीडियो में है, आई डॉट आई इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पे हो गया 1। फिर आई डॉट, क्योंकि स्पेस कम है तो इसलिए मैं नहीं आ पाएगा उतना, फिर आई डॉट बी वाई इंटू आई डॉट जे 0, फिर आई का के साथ में 0, फिर कितना हो गया प्लस। अब यहाँ पे कितना हो गया, ए वाई इंटू बी वाई, क्योंकि आई जे कंपोनेंट आई के साथ 0 और जे कंपोनेंट जे के साथ 0 और जे कंपोनेंट जे के साथ 1, जे कंपोनेंट के साथ 0, फिर प्लस, फिर यहाँ पे कितना हो गया प्लस। अब ये कितना हो गया, ए जेड, यहाँ पे हम लेके चले तो ए जेड इंटू बी जेड, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ किया, आई डॉट जे 0, फिर के डॉट जे भी 0, के डॉट के 1, तो कितना हो गया, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो गया, ए एक्स बी एक्स प्लस ऑफ ए वाई बी वाई एंड प्लस ऑफ ए जेड बी जेड। ये कंडीशन आपके इसके लिए आ गई। ये किस में था, इन द प्रोडक्ट फॉर्म। ये आपका ये स्केलर प्रोडक्ट का इन द प्रोडक्ट फॉर्म आ गया, जब आपको एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के अलोंग में वेक्टर्स दिए होंगे तब ये कंडीशन आपके लिए जनरेट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। होप दैट अब इसके बाद कल मैं वेक्टर प्रोडक्ट को लीड करूंगा और उसके बाद फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल करूंगा, तब मैं फिर मेरा नया जो टॉपिक आ जाता है ये चैप्टर मेरा खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर मैं लॉज ऑफ मोशन की तरफ मूव कर सकता हूँ।
अच्छा, अभी प्रोजेक्टाइल मोशन भी है इसी में। हाँ, रिलेटिव मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट भी है, उसको फिर मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, तब तक आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट बनाते हुए चलें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। वेक्टर प्रोडक्ट जो कल पॉसिबिलिटी होगी कि कल मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, और ये वाली वीडियो तो कल अपलोड हो पाएगी, कल वाली वीडियो परसों आपको अपलोड हो पाएगी, क्योंकि अपलोडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। ठीक है, टिल देन बाय बाय। अच्छा अच्छा, जाने से पहले एक चीज़ और, यार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना, है ना। वीडियोस अभी के लिए बन रही हैं, और थोड़ा सा अगर आपका ये थोड़ा सहयोग रहेगा तो मेरा हौसला बढ़ता रहेगा, और आपके लिए लगातार वीडियोस बनती रहेंगी। वैसे वीडियोस तो मैं लगातार डालते रहूँगा, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिल जाए तो हमें और अच्छी बात होगी, हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाता है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में कल। ओके, बाय बाय।